भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता। आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत दूरदर्शन के साथ। हमारी कोशिश यही है कि हम हर उस मुद्दे को उठाएं जो हमारे आने वाले भविष्य को सुधार सकता है। आज के वक्त में लगातार हम लापरवाह होते जा रहे हैं, न केवल अपने सफाई को लेकर बल्कि अपने आसपास के माहौल को लेकर भी। बहुत बड़े बड़े मुद्दे मुंह बाहे हमारे सामने खड़े हैं और समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनकी संजीदगी को समझ रहे हैं, इनके प्रति सजग होकर कदम उठा रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर एच.एस. धामी। आप वाइस चांसलर हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रोफेसर धामी, आप जुड़े तो एकेडमिक के साथ हैं, लेकिन आपने कर्म के रूप में स्वच्छता को अपनाया हुआ है। पहाड़ी इलाके से आप आते हैं जहां से हमें साफ आबो हवा और स्वच्छ पानी मिलता है। क्यों ज़रूरी है स्वच्छता, पहाड़ों की खासकर? मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले गांधी जी को कोट करना चाहूँगा जी। और ये जो इस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है और 2019 में हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पूरे देश को पूरी तरह से स्वच्छ कर देंगे, तो उन्होंने कहीं पर कहा है कि आई विल नॉट लेट एनीबडी टू वॉक थ्रू माई माइंड विद देयर डर्टी फीट्स। तो जब हम ये मानते हैं कि अगर डर्टी फीट होंगे और आदमी अगर स्वच्छ नहीं होगा तो वो कोई किसी से बातचीत नहीं कर सकता, किसी से अपना विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। तो जिस पहाड़ की आप बात कर रहे हैं वो पहाड़ इस देश का सिरमौर है जी। पहाड़ से ही इस देश में सारी नदियाँ आती हैं, पहाड़ से ही स्वच्छ वायु आती है और एक किस्म से पहाड़ से हमको ग्रीन एनर्जी और क्लीन वाटर भी हमको मिलता है जी। तो अगर पहाड़ों में अगर अशुद्धता ज़्यादा होगी, पहाड़ों में वातावरण खराब हो गया तो पूरे देश पर उसका फर्क पड़ेगा। जो गंगा वहाँ से उद्गम होकर निकल रही है, अगर उस गंगा का पानी दूषित हो जाएगा तो वो समुद्र में पहुँचने तक तो पता नहीं कितना उसमें मैल गंदगी आ जाएगी, कितनी मैल उसमें पैदा हो जाएगी। इस सब चीज़ों को हमको देखना है। आप यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं, यूथ के साथ जुड़े हैं, तो वहाँ जो स्टूडेंट हैं उनकी मोटिवेशन, उनकी अवेयरनेस के लिए आप क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे वहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल से लेकर पीजी लेवल तक और रिसर्च लेवल तक वो सब करते हैं और मेरा उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हम उनको मोटिवेट करें ताकि वो जिस समाज से आते हैं, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं या जिस गांव और जिस शहर से आते हैं, वहाँ के लोगों को मोटिवेट करें कि वहाँ का वातावरण साफ सुथरा रहे जी। तो हम लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे मैं जिस नैनीताल शहर में हमारी यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर नैनी लेक सबसे बड़े आकर्षण का बिंदु है जी। और नैनी लेक में आज से कुछ साल पहले इतना ज़्यादा गंदगी उसमें हो गई थी कि सरकार को उसमें एक एलिनेशन का प्रोजेक्ट डालना पड़ा और उसके लिए जो रिसर्च इनपुट जो था वो मेरे विश्वविद्यालय से आया। तो मेरे विश्वविद्यालय में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो वहाँ पर अगर गंदगी पड़ती है, कोई वहाँ पर पॉलीथीन डाल देता है, कोई अपने ये यूजेबल आइटम्स को उसमें डाल देता है, तो उसको लोग उठाने की बात भी करते हैं। तो एक कमिटमेंट विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो मेरा विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय को सामाजिक क्षेत्र में जो काम करना है, चाहे वो स्वच्छ भारत की बात हो, स्वच्छ पर्यावरण की बात हो या क्लीन गंगा की बात हो या स्पर्श गंगा की बात हो या ब्लड डोनेशन की बात हो, उन सब के लिए हमको 2013 में जब मैंने विश्वविद्यालय का कार्यभार ग्रहण किया था तो हमको महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा उद्यमान विश्वविद्यालय के रूप में एनएसएस का अवार्ड मिला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अवार्ड से हमको अलंकृत किया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि होती है। और हमारा विश्वविद्यालय चूंकि पर्वतीय क्षेत्र का विश्वविद्यालय है और अगर हम किसी मिशन में काम कर रहे हैं और उसके लिए अगर हमको अवार्ड मिलता है तो ये शो करता है कि हमारे जो हमने कदम किए हैं या जो हमने स्टेप्स उठाए हैं उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने अपने घर का दायरा बढ़ा दिया है, अपने घर की चार दीवारी से यूनिवर्सिटी की चार दीवारी और उसके बाद पूरे नैनीताल, पूरे उत्तराखंड को आपने परिवार की तरह देखा है। ये वो जगह है धामी जी जहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है। आपने नैनी झील की बात की, पर वहाँ 12 महीने टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। तो क्या आपका कैंपेन, आपके विद्यार्थी वहाँ अवेयर रहते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं? सबसे बड़ी बात होती है कि जब टूरिस्ट कोई भी आता है तो वो ये देखता है कि मैं केवल टूरिज्म के इंटरेस्ट से आता हूँ। वो
अगर प्रकृति के साथ एक्सप्लॉइट करने की बात करेगी तो प्रकृति उसका जवाब देगी। बिल्कुल। प्रकृति देर सवेर उसका जवाब देगी। केदारनाथ की ट्रेजेडी जो हुई थी उसका कारण है। इस बारी भी नैनीताल में अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। तो हम पर्यावरण से अगर लगातार खेल करेंगे तो पर्यावरण हमको बहुत साइलेंटली उसका आंसर देगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम क्या कुछ ऐसा करें जिससे कि पर्यावरण दूषित न हो। हम छोटे छोटे स्टेप्स उठा सकते हैं जिसके द्वारा एक चेतना समाज में फैलाई जा सकती है। न केवल वहाँ पर जो टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट अगर आता है तो उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो आप ये कूड़ा यहाँ पर फेंक रहे हो, अगर आप दूसरी बारी आओगे तो होस्ता लेक आपको मिले ही नहीं। बिल्कुल, आप आते ही इसीलिए क्योंकि आपको वहाँ खूबसूरती मिलती है। और तो उसको एक कंसेप्ट जो पहाड़ में अब आ रहा है कि लोग नैनीताल का अपना आकर्षण है। नैनीताल के आसपास 9 लेक हैं, लेकिन नैनीताल के आसपास जैसे अल्मोड़ा है या मुनस्यारी है और भी जैसे टूरिस्ट लोकेशन हैं, तो उन टूरिस्ट लोकेशन में अब लोग ये भी प्रेफर करने लगे हैं। लोगों ने, हमारे जो सीएम साहब हैं, उन्होंने ये कोशिश की है कि होम स्टे का कंसेप्ट वहाँ पर बढ़ाया जाए। तो होम स्टे में ये हो रहा है कि आदमी आता है, वहाँ पर रहते हुए ये भी देखता है कि खेती कैसे लगाई जा रही है। हालांकि उत्तराखंड की अभी पहचान एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में नहीं है, सिक्किम हमसे आगे आ गया है, लेकिन जो वहाँ पर की लोकल जो खेती होती है, कैसे उस खेती को लगाते हैं लोग, कैसे उस खेती से फल बीज या जो भी चीज़ पैदा हो रही है वो हो रही है, या अगर किसी के घर में अगर गाय है तो गाय कैसे दूध दे रही है, वो भी अगर टूरिस्ट देखना चाहता है तो इस टाइप की चीज़ों को वहाँ पर प्रमोट किया जाए। बिल्कुल, आप उस जीवन का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल हमें तो धामी जी से बात करते हुए, पहाड़ों की बात करते हुए, ग्रीनरी की बात करते हुए एक ठंडक सी महसूस हो रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो याद कीजिए कि ज़मीं का जन्नत कहा जाता है कश्मीर को, पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, उत्तराखंड पूरा भारत में स्विट्ज़रलैंड की तरह देखा जाता है। हम दौड़ते हैं शहर की आबो हवा से दूर पहाड़ों के पास, इस महत्व को हम भली भांति जानते हैं। पहाड़ में रहने वाले लोग भी इस महत्व को समझते हैं और कितने जागरूक हुए हैं वो स्वच्छता को लेकर, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। जनपद देहरादून से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर रोड से आगे मालदेवता नामक स्थान के समीप विकासखंड रायपुर में ग्राम अस्थल एक विकासशील गांव है। इस गांव में 104 परिवार निवास करते हैं, जिनकी आबादी लगभग 900 है। यहाँ के वोटरों की संख्या 480 है। विकास की ओर तेजी से पग बढ़ाता हुआ ग्राम अस्थल की स्थिति पूर्व में आज की तरह सुधरी हुई नहीं थी। यहाँ पक्की सड़क का अभाव था। पेयजल की समस्या, शौचालय के न होने के कारण ग्रामीणों को बहुत परेशानियां थी। गांव में कूड़ा कचरा जहां तहां पड़े रहने के कारण स्थानीय ग्रामीणों का जीवन दुर्भर था। धीरे धीरे समय के साथ साथ इस गांव में भी सुधार आया और यहाँ की ग्राम प्रधान एवं स्थानीय निवासियों के सामूहिक प्रयास से गांव ने अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर एक विकासशील गांव का रूप पा लिया। शिक्षा अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान के नए प्रकाश को जन्म देता है। इस मंत्र को गांव के लोगों ने जान लिया है। अच्छी आदतें बचपन से ही सिखाई जाए तो जीवन आसान हो जाता है। इसलिए स्वच्छता के मूल मंत्र को यहाँ की शिक्षिकाएं बच्चों को सिखाना अपना कर्तव्य समझती हैं, ताकि बच्चे पारंपरिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सीख सकें। शौचालय से आने के पश्चात साबुन से विधिवत हाथ धोना बहुत आवश्यक है। आज यह बात इस गांव के बच्चे भलीभांति जान चुके हैं, ताकि जीवाणुओं के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। बच्चों को हम विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ स्वच्छता की भी शिक्षा देते हैं और बच्चों को कहते हैं जब भी तुम सुबह उठते हो, शौच को जाते हो, तो अपने शौच से आने के बाद अपने हाथ साबुन से धोएं और अच्छी तरह से धोएं। अपने नाखून वाखून भी साफ रखें और उसके बाद अपने दांतों को ब्रश से साफ करें। फिर अपने नहाएं, नहा धोकर अपने ढंग से नाश्ता करें, साफ सुथरे हाथों से नाश्ता करें, हाथ गंदे ना हो। जल ही जीवन है, किंतु जहाँ पेयजल का अभाव हो वहाँ के ग्रामीणों का जीवन कितना मुश्किल होता है, इसका ज्ञान यहाँ के ग्रामीणों को है। इन्हें जल की प्राप्ति हेतु दूर दूर भटकना पड़ता था। उस समय को याद करते हुए यहाँ के ग्रामीण बताते हैं, भैया परेशानी थी यहाँ, बस अब थोड़ा पानी भी आ रहा, रास्ते भी बन गए, सब आराम हो रहा है। आज ग्राम अस्थल में पेयजल की कोई कमी नहीं है। सभी घर में पाइपलाइन से पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति होती है। गांव में ट्यूबवेल के कारण ग्रामीणों को पेयजल की अब कोई कमी नहीं रहेगी। विश्व बैंक वित्त पोषित स्वजल संस्था ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों के प्रयास में आज गांव में पेयजल की कमी नहीं है। नयनाभिराम दृश्य उत्पन्न करने वाला ग्राम अस्थल की स्थिति पहले जहां तहां फैले कूड़े के कारण अच्छी नहीं थी और यहाँ कूड़े के ढेर अनेक बीमारियों को उत्पन्न करते थे। ठोस कूड़ा जो है यहाँ पर जो है गड्ढों में डालते हैं, अलग से बने हुए हैं उनके लिए।
और जो है तरल कूड़ा है, तरल कूड़े के भी जो है तो उसके लिए जो तरल के लिए भी जो है यहाँ पे जो है बना हुआ है, कुछ लोगों का बना हुआ है। वैसे तो यहाँ पे जो है रुकने की कहीं पे व्यवस्था है नहीं, पहाड़ी क्षेत्र है, सारा का सारा जो है बाहर ही निकल जाता है। आज जागरूक ग्रामवासियों तथा ग्राम प्रधान की जागरूकता के कारण यहाँ अनेक कूड़ादान बनवाए जा चुके हैं। ग्रामीण अब अपने घरों को कूड़ा इस कूड़ेदान में डालते हैं, जिससे कूड़ा इधर उधर नहीं फैला रहता तथा सही समय पर इन्हें कूड़ेदान से निकालकर निस्तारित किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ जलभराव की कोई विशेष समस्या नहीं है। फिर भी कुछ निचले क्षेत्रों में नालियां बनवाकर यहाँ जलभराव की समस्या से निजात पाया जा चुका है। यहाँ पे पहले शौचालय नहीं थी, यहाँ पे बूढ़ों, बच्चों को, लेडीजों को बड़ी दिक्कत होती थी। वो सारी लेडीज इकट्ठे, जब रात बिरात को उनको परेशानी होती थी तो वो 2-4 लेडीज इकट्ठे होकर जंगल में जाती थी। जंगल में यहाँ पे बाघ का और कुत्ते बिल्लों का डर लगता था, वो इस वजह से यहाँ पे परेशानी थी। अब हमारे ग्राम प्रधान जी ने यहाँ पे बहुत सुविधा कर ली, घर घर में शौचालय बन गए। अब हर घर में शौचालय बन गए हैं। सभी ग्रामीण उनका उपयोग करके सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। गांव की जागरूक महिला प्रधान सुनीता बिष्ट जी के कुशल नेतृत्व में गांव तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। बुजुर्ग लोग हैं, सब शौचालय में शौच करने के लिए जाते हैं। महिलाएं हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सबका मल मूत्र का निपटारण शौचालय में होता है। इससे हमारे पेयजल की भी गांव में पूरी पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिलता है। सबके शौचालयों में पानी है, सबके घरों में पानी के कनेक्शन है। गांव में पेयजल की समुचित व्यवस्था, शौचालय निर्माण एवं ठोस तथा तरल कूड़ा निस्तारण के कारण गांव की स्थिति में तेजी से सुधार आ रहा है। आज गांव की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं तथा अपने जीवन में पूर्णतः संतुष्ट हैं। वो जमाना और था जब बारिश के लिए गांव में ये आसमान निहारते थे। जमाना बदला और हमारे रमेश ने गांव को भी बदला। ग्राम पंचायत स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति का सक्रिय सदस्य बनकर अब पानी से जुड़ा कोई विकार हो, रमेश और समिति सदस्य मिलकर झट से समस्या सुधारने का टिकाऊ तरीका निकालते हैं और अब से ऐसा ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। धामी जी, आपको पुरस्कार से भी नवाजा गया, आपने अपने स्टूडेंट्स को भी अवेयर किया, टूरिस्ट की भी आप अवेयरनेस की बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, उन लोगों की मानसिकता में बदलाव करने की भी ज़रूरत है। उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हम लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेंटर हैं और जब भी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम लर्निंग की बात करते हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो लर्निंग बाय डूइंग में मैं 6-7 चीज़ें आपको बताऊंगा, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम वहाँ पर कर रहे हैं। पहली बात होती है कि आदमी अपनी हैबिट्स को चेंज करे, डेली हैबिट्स को चेंज करे। तो डेली हैबिट्स में जैसे हम कमरे में बैठे हैं और जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं या वातावरण के दूषित होने की बात करते हैं, तो उसके लिए कारण होता है ग्रीन हाउस गैसेज की बात कर रहे हैं। 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन और दूसरा डिफॉरेस्टेशन। तो ग्रीन हाउस गैसेज के इफेक्ट को कम कैसे किया जाए, क्योंकि हम जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम वर्तमान में रह रहे हैं, हम स्वच्छ आबोहवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए वो माहौल दे पाएंगे, वो स्वच्छ आबोहवा की व्यवस्था उनके लिए कर जाएंगे, या अगले आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी? इसके लिए हमको छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम कोशिश कर सकते हैं। हम बात गांव के उन लोगों की करते हैं जो शिक्षित नहीं हैं, धनाढ्य नहीं हैं, जिनके लिए खुले में शौच करना प्रकृति के साथ वार्तालाप करने की तरह है। वो लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदलते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ये है कि पहले तो हमको ये उन लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी सिस्टम जो होता है हमेशा एजुकेशन का हब माना जाता है, और एजुकेशन में हम ये बताएंगे कि जहाँ पर आप शौच कर रहे हो उस जगह पर वही अगर कहीं पर मक्खी बैठ गई और वही मक्खी अगर आपके खाने में आ जाएगी तो आपके लिए कोलरा का कारण बन सकती है, किसी एक घातक बीमारी का कारण बन सकती है। तो जब हम ऐसे एजुकेट करेंगे तो वो समझने को तैयार होंगे। और एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि रिसाइकिल की बात तो लोग बहुत कर रहे हैं। हमारे पुराने कपड़े होते हैं, हम उनको फेंक देते हैं, जबकि वो कपड़े किसी गरीब के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। हम रिसाइकलेबल क्लोथ की बात कर सकते हैं, हम डायपर्स की बात कर सकते हैं, डायपर्स में हम क्लोथ डायपर्स की बात कर सकते हैं। और एक अच्छा कंसेप्ट जो अपसाइकिल का आ रहा है, अपसाइकिल में जैसे चंडीगढ़ में आपने देखा कि सारा जो वेस्ट एलिमेंट है, रॉक गार्डन बना हुआ है, इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट के रूप में उत्तराखंड की काफ़ी प्रसिद्धि है। उत्तराखंड की कला संस्कृति में ये चीज़ें पहले से हैं
केवल ज़रूरत इस बात की है कि उनको प्रमोट किया जाए। प्रमोट करना शुरू हो गया है। तो हैंडीक्राफ्ट का जो एक सेक्टर है, उस सेक्टर में अगर हम जो ये पुराने हमारे आइटम्स हैं, चाहे वो काम में आ रहे हों या ना आ रहे हों, अपसाइकिल में अगर उनको काम करें तो एक बहुत बड़ा काम कर सकती है। जी हाँ, रीसाइक्लिंग, अपसाइक्लिंग के महत्व को भी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये न केवल हमारे माहौल को, हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाता है, बल्कि हमारे लिए कमाई का बहुत बड़ा साधन भी बनता है। वो कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब हम गलियों में तथा घरों के आंगनों में कचरों का ढेर फेंकते हैं, तब जाके यह सामाजिक समस्या बन जाती है। सभी नगर पालिकाओं की तरह तिरुवनंतपुरम जिले के आटिंगल नगर पालिका के लिए यह एक जटिल समस्या बन गई थी, लेकिन आटिंगल नगर पालिका ने इस जटिल समस्या का सफलतापूर्वक हल किया। नगर को स्वच्छ बनाने के काम की एक रूपरेखा तैयार की। अति प्रभाव से ही काम शुरू करने का निर्णय लिया गया। नगर पालिका के सफाई वाले तथा कुटुंबश्री की महिलाएं आदि मिलकर लगभग 90 मजदूर सवेरे 7 बजे से ही नगर पालिका में आकर सफाई का काम शुरू कर देते हैं। इनमें से कुछ मजदूर सफाई सामग्री के साथ म्युनिसिपल सड़क, बाजार आदि जगह पर जाते हैं, तो दूसरी तरफ बाकी मजदूर मच्छर मक्खी मारने की दवाई स्प्रे करने के लिए जाते हैं। समय जैसे ही बढ़ता है, सभी मजदूर लगन से अपने काम में लगे रहते हैं। घरों या संस्थानों के कचरों के ढेर का वर्गीकरण करके उसे इकट्ठा करके रखते हैं। इसके लिए नगर पालिका ने हर एक घर में मुफ्त में 2 रंग की बाल्टियां दे दी। इसमें हरे रंग की बाल्टी में सड़ने वाली चीजें तथा सफेद रंग की बाल्टी में ना सड़ने वाली चीजें इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया। घरों की महिलाएं मक्खियों को रोकने के लिए बाल्टियों को ढक्कन से बंद करके बाहर रख देती है। कुटुंबश्री की महिलाएं इन कचरों को अलग अलग करके नगर पालिका की गाड़ियों में डाल देते हैं। बायोगैस संयंत्र में पहुंचाने के बाद कचरे को 3 वर्गों में बांटकर उसका संस्करण किया जाता है। अपशिष्ट आहार एक जगह इकट्ठा किया जाता है और इसमें जैव रासायनिक छिड़काया जाता है, ताकि उसमें कीड़े या गंध बदबू आदि ना आए। बाद में तापमान को कम करने के लिए हफ्ते में एक बार हिलाया जाता है। 28 से 30 दिन के बाद छन्नी वाली मशीन में डालकर विंड्रोमीटर के द्वारा खाद बनाया जाता है। कुल अपशिष्ट का 20% खाद के रूप में हो जाता है। आटिंगल नगर पालिका की ऐसी कार्य योजनाएं दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित कर देती हैं। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज ही तेरा। नाना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। रुको। सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रोफेसर धामी, बहुत तरीके से रिसाइकलिंग की जाती है, अब वेस्ट को भी यूटिलाइज किया जा रहा है, लेकिन ये कमाई का साधन भी बन सकता है, कैसे? कमाई का साधन बहुत सा बन सकता है। जैसे आपने हैंडलूम का कोई कपड़ा पहना है जी। तो हैंडलूम के कपड़े में आप
उसमें कोई पेंट करें, इससे अच्छा किसी वेस्ट मटेरियल को उसमें यूज़ करें। और वेस्ट मटेरियल को उसमें आप पिनअप भी कर सकते हैं, उसको स्टिच भी कर सकते हैं, और वो नेचुरली उस प्रोडक्ट की कीमत भी ज़्यादा होगी और लोगों को अप्रिशिएट भी करेगा कि ये कोई इनोवेटिव आइडिया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि होम स्टे का भी एक तरीका आ गया है, कमाई का साधन वो बन सकता है पहाड़ों पे। क्या है ये? उत्तराखंड में हमारे सीएम साहब ने उसको प्रमोट किया है। होम स्टे की बात में अगर आप देखेंगे कि होम स्टे अल्मोड़ा करेंगे तो आपको वेबसाइट उनकी पूरी बनी हुई है, जहाँ पर आप एक गेस्ट के रूप में लॉगिन कर सकते हैं, और वहाँ पर जा कर के आपको जिस घर में आप रहेंगे उस घर में आपके रहने की व्यवस्था यहीं से बुक हो जाएगी। वहाँ पर रहते हुए आप वो घर वाले कैसे, उस घर के लोग कैसे वहाँ पर खाना बना रहे हैं, कैसे वो अपनी दिनचर्या चलाते हैं, एक नज़दीक से देखने का नज़रिया आपको मिलेगा, और एक इन्वॉल्वमेंट की बात होगा। जो जैसे पहले बात हो रही थी कि जब टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट सोचता है कि मैं एक्सप्लॉइट करूँ, कितनी जल्दी मैं सब कुछ देख सकूँ और कितनी जल्दी मैं यहाँ की आबोहवा का फ़ायदा उठा सकूँ। लेकिन अगर होम स्टे का कंसेप्ट अगर ये प्रॉस्पर करेगा तो आदमी लगातार आना चाहेगा, एक बारी नहीं, 2 बारी 3 बारी आएगा, और हर उस परिवार को, उस गाँव को या उसकी आबोहवा को जब अपने शरीर का पार्ट मानेगा या अपना पार्ट मानेगा तो एक अटैचमेंट भी होगा। बिल्कुल होम स्टे, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखें। आप उन सुविधाओं को, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो आने वाले मेहमान को भी दे सकें, क्योंकि वो आने वाला मेहमान न केवल आपकी संस्कृति को यहाँ से लेकर जाएगा बल्कि बहुत कुछ आपको दे करके भी जाएगा। प्रोफेसर धामी, कितना अवेयर हुए हैं अब पहाड़ के लोग सफाई को लेकर? पहाड़ के लोग एक फीलिंग तो ये वहाँ पर आ गई है, इफ़ यू कांट क्लीन द एनवायरनमेंट डोंट मेक इट डर्टी। राइट। ये लोग तो अब सोचने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ अलग अलग एक्टिविस्ट हैं जो लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अभी एक जो समग्र रूप से जो चेतना आनी चाहिए वो नहीं आई है। और ये समग्र रूप से चेतना तभी आएगी जबकि लोगों को लगेगा कि हमका इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है। जैसे मैं एक शिक्षक के रूप में कहता हूँ, आई सी आई फॉरगेट। मैं देखता हूँ और भूल जाता हूँ। इफ़ आई एम इन्वॉल्व देन आई लर्न। राइट। तो इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्वॉल्वमेंट की जो पहल शुरू की गई है, ये पहल आगे चलती रहेगी तो निश्चित रूप से हम एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन एक और मैं आपसे चलते चलते प्रश्न पूछना चाहूँगी। ग्लोबल वार्मिंग, ये नाम जब भी आता है तो हमें लगता है कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये तो वैश्विक स्तर का मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए गंदगी कितने जिम्मेवार है? ग्लोबल वार्मिंग की सबसे जब बात करते हैं तो जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि ग्रीन हाउस गैसेज सबसे बड़ी बात होती है। ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन इस हिसाब से बढ़ रहा है कि केवल 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जहाँ पर आज हम हैं वो समुद्र हो जाएगा, या जो जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ हिमालय है, जहाँ बर्फ़ से जो ढके रहते थे, अगर वो बर्फ़ के पहाड़ अगर नंगे हो जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ रहेंगे। तो समुद्र के नज़दीक के शहर जितने, हमारी पूरी आबादी, काफ़ी आबादी हमारे समुद्र के किनारे है, मुंबई का शहर डूब जाए, कलकत्ता का शहर डूब जाए, पूरा अंटार्कटिका अगर मरुस्थल हो जाएगा तो कितनी बड़ी विभीषिका हो जाएगी, कितने लोग कहाँ चले जाएंगे, कितनी आबादी ख़त्म हो जाएगी, इसका आप इमेजिन कर सकते हैं। तो गंदगी सबसे पहला कारण है, क्योंकि जब भी गंदगी होगी तो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज बाहर निकलेंगी। तो पहला प्रश्न ये है कि हमको चेतना है कि ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हम कैसे रोकें, कैसे हम फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दें। फॉरेस्टेशन लगाने की बात होती है कि जैसे हम अपने यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी कोई एक प्रोग्राम चलाते हैं तो हम पेड़ लगा देते हैं। पेड़ लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेड़ का फलना फूलना इम्पोर्टेंट है। देखभाल बहुत जरूरी है। देखभाल जरूरी है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो पेड़ आप लगा रहे हो, इस पेड़ को आप अडॉप्ट करो। अब जब तक आप उस लोकेलिटी में हो, आप ये देखो कि उसमें पानी पड़े, उसको कोई जानवर न काटे, उसको जानवर उसको न खाए, या कोई आदमी उसका नुकसान न करे। तो इस टाइप से हर एक का जब अटैचमेंट होगा, बल्कि पहाड़ में तो एक और परंपरा है कि वो जब लड़की विदा होती है तो उसको एक पेड़ दिया जाता है, बल्कि पेड़ तो उसको दिया ही जाता है, साथ में जब वो जिसका फेरे लगाए जाते हैं तो वो एक पेड़ के चारों ओर वो फेरे लगाते हैं, और ये कहते हैं कि ये पेड़ मतलब तुम्हारे इस शादी को वो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा कि तुम्हारे इस पेड़ के साथ, मतलब इस पेड़ के, तो इसकी देखभाल भी करनी जरूरी है। देखभाल भी करनी है। और आपने पढ़ा होगा कि जब पहाड़ में काफ़ी पहले वो आंदोलन भी हुआ था, जिसमें कि लोगों ने अपने को, जब पेड़ काटने के लिए लोग आए तो लोगों ने पेड़ के साथ अपने को जोड़ लिया। चिपको आंदोलन के नाम पर जाना जाता है। तो इस टाइप के जो मूवमेंट हैं, जो एक्टिविस्ट ने जो मूवमेंट किए हैं, वो
पॉपुलराइज करने हैं, उसके पॉजिटिविटी को, उसके जो धनात्मक पहलू हैं, अगर वो जनता के सामने लाए जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को एजुकेट होने का मौका मिलेगा। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं और आपसे बातचीत के बाद उम्मीद यही कर रहे हैं कि लोग और अवेयर होंगे और इसको पहचानेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार चलती गाड़ी से अगर आप खाली बॉटल बाहर फेंकते हैं या फिर किसी झील के किनारे या नदी में आप पॉलीथीन बैग फेंकते हैं तो याद रखिएगा कि आप ग्लोबल वार्मिंग के मुजरिम बनते जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। ये छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़ी हमारे लिए त्रासदी का कारण बन सकती हैं। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे और ये कहेंगे कि न केवल खुद की, अपने परिवार की, अपने आस पड़ोस की सफाई भी अगर हम करते हैं तो हम इस जहान को, इस दुनिया को रहने लायक और फलने फूलने लायक बना रहे हैं। आइए इस मिशन में हम और आप मिलकर लगातार आगे बढ़ते रहें। स्वच्छ भारत की यही कोशिश हमारी जारी रहेगी। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sp@ddkdaily.org.in। और स्वच्छ भारत का कोई भी एपिसोड अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर वो आपके लिए अवेलेबल है। फिर से स्वच्छ भारत की कोशिश लिए, स्वच्छ भारत की कामना लिए आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत मुक्ता को और देखते रहिए दूरदर्शन। नमस्कार।